हेलो एंड नमस्कार साथियों। तो आज फिर से हम लेकर के हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी मैथ प्रैक्टिस धमाका। तो आज की क्वेश्चन जो है सीरीज में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि 242 किस संख्या से विभाजित हो रहा है। क्या 4 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अंतिम दो अंक डिवाइड होने चाहिए, अंतिम दो अंक, और यहाँ पर अंतिम के दो अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो एक से करेंगे तो 242 ही आएगा, ये किसी का वर्ग नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 3 से अगर कर लें तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 4 6 2 8, मतलब 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 121, जो कि एक पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त के 10 गुना है, यानी जो एचसीएफ से 10 गुना है एलसीएम के बराबर उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 451 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 451 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम की जगह पर 10 एचसीएफ रख दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 एचसीएफ प्लस ये एचसीएफ बराबर 451, ये यानी हो जाएगा 11 एचसीएफ बराबर 451। तो अगर यहाँ से हम लोग सिर्फ एचसीएफ की वैल्यू निकाल लें तो 11 से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 कम, तो एचसीएफ 41 आ गया। अगर एचसीएफ 41 है तो एलसीएम 410 हो जाएगा, क्योंकि उसका 10 गुना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि उन दोनों संख्याओं का योग 287 है तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी? तो उन दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि उनमें से एक संख्या हमारी एचसीएफ होगी, क्योंकि संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं हमारी जो होंगी, अगर हम लोग माने कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं जो होंगी वो हमारी होंगी एचसीएफ का गुणा, यानी एक हमारी हो जाएगी 41x, दूसरी हो जाएगी 41y। तो यहाँ पर हमें जो है, अगर हम लोग इनका जो फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो x गुणे y कितना आ जाएगा? 41 से 41 कट गया, 41 से हमारा ये 10 बार में कट जाएगा, यानी x और y कितने आ जाएंगे? 10। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनके ऐसे फैक्टर बनाए जिनका कि अंतर कितना होना चाहिए हमारा? 10 के फैक्टर 5 और 2 हो सकते हैं, या 10 और 1 हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए उससे 287 कटना चाहिए। अब देखो इस 11 से अगर हम लोग इसको काटें तो 11 से क्या ये कट रहा है? 11 दूना 22 और 6, यानी 11 से नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होंगे। तो ये वाला फैक्टर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 और 2, यानी 5 प्लस 2 7 होगा, 7 से हमारा ये कटेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो ये जो हमारा x गुणे y आ रहा है इसको ऐसे ब्रेक करेंगे
कि जिसके योग से ये संख्याएं कट जाएं, जो इसका योग दिया है संख्याओं का। तो 5 और 2 7 से ये कट रहा है। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, संख्याएं हो जाएंगी 7 से, यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 41 गुणे 5 यानी 205, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 41 गुणे 2 यानी 82। तो 82 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करेगा। पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करेगा यानी पाइथागोरन ट्रिपलेट को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा निरूपित कर रहा है वो कर रहा है बी वाला। अभी उसको चेक कैसे करेंगे, एक तो तरीका आप ये लोग कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या वही हमारी हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक तो आप ये करिए। दूसरा हमारा चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो सबसे छोटी संख्या अगर विषम है, ठीक है, तो विषम के लिए हम लोग चेक करते हैं कि जो है 2m सबसे छोटी संख्या, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। तीसरी संख्या क्या हमारी होनी चाहिए m स्क्वायर प्लस 1। ये हम लोग करते हैं सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 20 को अगर हम लोग 2m मान लें, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब अगर हम लोग 10 यहाँ पर रखे हैं तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, ये आपको दूसरी संख्या मिल गई। तीसरी संख्या इसी तरीके से क्या होनी चाहिए 100 प्लस 1 यानी 101, और ये किस में फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग, अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि सम के लिए होगी, विषम के लिए फिर क्या कंडीशन होगी, तो भाई विषम के लिए कंडीशन हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग, जिससे कि हमें लिखने का स्पेस मिल जाए, तो विषम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आ जाए विषम, तो विषम के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए आप देखेंगे तो आपको होना चाहिए जब m विषम हो तो उसके लिए जो पहली संख्या होगी वो आपकी n होगी, दूसरी संख्या जो आपकी होगी वो n स्क्वायर माइनस 1/2 होगी, तीसरी संख्या आपकी n स्क्वायर प्लस 1/2 होगी। जैसे अगर मैं एक ऑप्शन भी यहाँ पर अगर हम लोग ले लें, तो अगर मैं मान लो कि पहली संख्या आपने ले ली 3, n क्योंकि विषम संख्या है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होनी चाहिए n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8/2 बराबर 4, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या फिर क्या होगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10/2 यानी 5, और ये तो सभी को याद होगा कि 3 4 5 जो क्या होता है हमारा एक ट्रिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये दिया हुआ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तो जब भी मूल दिए हों तो हम क्या कर लें भाई, इसको हम लोग अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, ठीक है, कि अल्फा बराबर हमारा 2 है और बीटा बराबर 5 है। तो जब दो मूल दिए हों तो उसके लिए तब हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर हमारा माइनस होगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी 2 प्लस 5
7x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 10 बराबर 0। तो कौन सा आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, सॉरी सी नहीं करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अगला क्वेश्चन देखें। एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अगर हम लोग भिन्न मान लें कि भिन्न हमारी x बाई वाई रही होगी, ठीक है, और एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ है ये 13 दिया हुआ है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब x में भी 6 जोड़ दें और y में भी 6 जोड़ दें, तो ये हमारी 17/8 हो जाती है। अच्छा, अगर यहां से हम लोग दोनों ही कंडीशन में ये कर लें कि भाई दोनों ही साइड से हम लोग 6 माइनस कर लें, ठीक है, कि यहाँ से भी 6 माइनस, यहाँ से भी 6 माइनस, तो इधर से भी 6 माइनस, इधर से भी 6 माइनस, तो x/y फिर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 11/2। और देखो 11/2 का जो योग है, योग कितना हो रहा है, योग आपका 13 हो रहा है, ठीक है। अगर योग 13 हो रहा है तो यहीं से हम लोग अंतर भी देख लें, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 9 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो रहा है। हमने क्या करा कि दोनों ही साइड से हमने जो 6 जोड़ा गया था, इस 6 को हमने घटा दिया। बाकी का अगर आप और इसको करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके करेंगे, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी और फिर से आपका आंसर 9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह अगला क्वेश्चन भाई क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की आयु की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। यानी कौन कौन है, एक रघु है और एक हमारा मोहन है। तो अगर उस वक्त तात्कालिक आयु की 3 गुना थी, उस वक्त मोहन की आयु अगर 1 थी तो रघु की आयु 3 थी। फिर कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद रघु और मोहन की आयु 2 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद जो रघु है उसकी आयु मोहन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये कब हो जा रही है, 1 मिनट, ये है हमारी जो ये ऊपर वाली दी हुई है, ये 8 वर्ष पूर्व की है, ये हमारी -8 वर्ष की है, यानी हम लोग लिख ले रहे हैं पूर्व की, और ये 8 वर्ष बाद की है, ठीक है। तो देखो कभी भी होगा तो जो आयु का अनुपात होता है वो नहीं बदलता है, यानी आयु नहीं बदलती। अगर आज आप 10 साल के हैं और आपका भाई 8 साल का है, तो 2 वर्ष बाद आप 12 के हो जाओगे, भाई आपका 10 वर्ष का हो जाएगा, तो आप दोनों के बीच की आयु का जो अंतर था वो बराबर रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। तो जब आयु का अंतर नहीं बदलता है तो आयु के बीच का जो अनुपात का जो अंतर होगा वो भी नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 2 वर्ष का है और यहाँ पर अंतर 1 वर्ष का आ रहा है, अंतर बदल गया। तो इस अंतर को बराबर कर लें हम लोग। अंतर को बराबर करने के लिए क्या करें, इसको 2 से गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात। तो अब देखिए अनुपात बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये 8 वर्ष पूर्व की है, ये 8 वर्ष बाद की है, यानी दोनों के बीच जो कुल वर्ष लगे हैं वो कितने वर्ष हैं, 16 वर्ष हैं। और 16 वर्ष एक्चुअल में लगे और अनुपात में कितना है, 3 से 2 होने में 1 वर्ष, यानी 1 अनुपात की जो वैल्यू है, जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो दी हुई है यहाँ पर 16 वर्ष। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 अनुपात पहले हमें निकालना है, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 32 वर्ष। और 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 64 वर्ष। अब पूछा क्या गया है कि क्रमशः मोहन
और रघु की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु अगर हम लोग निकालें यहाँ पर, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये है 8 वर्ष बाद की, तो मैंने ये वाला रेशियो यूज करा है। तो अब वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम लोग पहले घटाएंगे, मोहन का पहले लेंगे, तो मोहन के वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। और रघु की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 64 से 8 घटा देंगे तो 56 वर्ष। अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग अनुपात में इसको कर लें। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 सत्ते 56, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 3:7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नकद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस 800 रुपए था, 25% का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, यानी 25% 1/4 का उसने डिस्काउंट दिया। अगर उसने 4 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने का होगा, 3 रुपए का बेचा होगा आउट ऑफ 4 में, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक अदर डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1/10 रेशियो में। तो 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो बेचा कितने का होगा, 9 रुपए का, 10 रुपए का। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 20 बार में कट गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 54, यानी 540 जो है इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। 60 गुणे 9, 9 4 का 54, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए, तो ये रहा भैया अगला क्वेश्चन हम लोगों का। यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 है, तो प्रासंगिक अनुभविक संबंध यानी जो इंपेरिकल रिलेशन इसके बीच है उसका उपयोग करते आंकड़ों के समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या होता है इसका संबंध, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य, यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रखते हैं। क्या दिया हुआ है, माध्य कितना है, 5 है, यानी 2 गुणे 5, और बहुलक 8 है, बहुलक 8 है, और माध्यिका आपको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, ये 8, 2 5 10, और इधर आकर के ऐड हो जाएगा 3 माध्यिका, तो भैया हो जाएगा 18/3 माध्यिका, और कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 है, m गुणे n है आप लोगों का 486, और उनकी आयु का अनुपात यानी m अनुपात n कितना है, 3:2, तो इनका कुछ कॉमन इनके बीच में रहा होगा। मान लें कि यहाँ पर x और x रहा होगा, और गुणनफल जो दिया हुआ है आपको, गुणनफल पहले से आप लोगों को दे रखा 486, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6x² बराबर 486। 6 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 48 और 6 कम 6, यानी x² बराबर 81 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब पूछा क्या गया है, तो उनका योगफल ज्ञात करिए। तो m और n कितना है, 3x + 2x यानी 5x, 5x, तो x की जगह पे 9 रखेंगे, 5 9 45। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज का।
x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x का सबसे छोटा मान कितना होगा? अब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन सभी संख्याओं का, जितनी ये सभी संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी संख्याओं का आप एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद इनमें से डिवाइड करेंगे, किसमें से 5 घटाने के बाद पूर्णतः डिवाइड हो रही है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से एक चीज देखें तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कि ये 18 है, इसका फैक्टर कितना है? 2 और 9। ठीक, तो यहां से सभी जो ऑप्शन दिए इनमें से सभी से अगर हम लोग 5 घटाएं, क्योंकि भाई x से 5 घटाने की बात करी गई है, तो अगर सभी से 5 घटा लें तो ये हमें मिल जाएगा 288, ये आपको 283 मिल जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 278 और ये हमें मिलेगा 276। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देखें, जो भी संख्या होगी वो हमारी 9 से कटनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो 9 से अगर हम लोग देखें तो 7 और 2 9 कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता। 7 और 2 9 कट जाएगा, लेकिन 9 से 8 नहीं कटेगा, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ठीक है, 8 2 10 3 13 ये नहीं कटेगा, 8 8 16 2 18 ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप करने के लिए भाई पूरा एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी है हम लोगों का, क्या दिया हुआ, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 63 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 63 वस्तुओं का जो सीपी है वो 54 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये जाएगा 54/63। 6 नवाई है 54, 6 मैंने शायद गलत काट दिया, 6 से नहीं काटना है मुझे। ठीक है, 7, तो इसको हम लोग कितने से काट सकते हैं? 3, 9 6 का 54, 9 7 63। तो सीपी कितना आ गया 5 और एसपी कितना आ गया 7, यानी 6 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी वस्तु का सीपी हम लोगों का 6 है और एसपी 7 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 1 रुपए का, 1 यूनिट का, और प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना था। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 1/6 गुणे 100। ऐसे 1/6 की वैल्यू पता होना चाहिए सभी को कि 16 सही 2/3% होती है। बाकी आप इसको डिवाइड करिए 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, और 3 से जब इसको 50 से करेंगे तो 16 3 48 और 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 16 सही 2/3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप 16 सही 2/3% कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपनी अगली क्लास में। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहेंगे सोल्यूशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।